हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इजराइल और फ़लस्तीन की जो लहर समाचार पर चल रही है उससे तो आप वाकिफ ही होंगे। इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। Just got killed. The Holocaust all over again. We don't deserve this. I feel like broken inside of me. I feel like empty inside of me. I can see that all over the world there's so much hate and anti-Semitism. Chasing Jews around the world right now. I mean, we're just modern with TikTok. इन दोनों के बीच की इस लड़ाई ने कई सारे बेगुनाहों की जान ले ली और कितनों को बेघर कर दिया। यहाँ तक कि इस समय इनके अंदर रह रहे लोगों को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। दोस्तों, इजराइल और फ़लस्तीन की ये लड़ाई आज कोई नई नहीं है, बल्कि इनके बीच के टकराव का इतिहास कई साल पुराना है, जिसकी वजह से आज तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इजराइल और फ़लस्तीन के टकराव का पूरा इतिहास देखने वाले हैं कि इस लड़ाई की शुरुआत कब और कहां और कैसे हुई थी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहूदियों पर हो रहे अत्याचार हजारों साल पुराने हैं। आप जानते ही हैं कि किस तरह हिटलर ने कई सारे यहूदियों को मरवा दिया था और पूरी दुनिया में शायद जितना हेट यहूदियों से किया गया उतना किसी और से नहीं किया गया होगा। इसलिए 1800 के समय तक सभी यहूदियों को अपना एक अलग देश बनाने की भावना जागने लगी। दोस्तों, एक ऑस्ट्रो हंगेरियन पत्रकार थे जिनका नाम थियोडोर हेर्जिल था। इन्होंने 1896 के पैम्फलेट में एक पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत की जिसका नाम जियोनिज्म था। इन्होंने कहा कि यहूदियों को एक अपना अलग देश मिलना चाहिए। इसी की वजह से 1881 में यहूदियों ने फ़लस्तीन में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि फ़लस्तीन उनकी काफ़ी पवित्र जगह थी। दोस्तों, जेरूसलम यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। उस समय ना ही इजराइल था, ना गाजा था और ना ही वेस्ट बैंक था। उस समय ये सारी जगह फ़लस्तीन हुआ करती थी और ये जगह ओटोमन एम्पायर के अंदर आता था। और ओटोमन एम्पायर के अंदर क्रिश्चियन, मुस्लिम, यहूदी और भी कई जातियां शांतिपूर्ण तरीके से रहती थी। उसके बाद 1915 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके अंदर ब्रिटिश, फ्रेंच और अरबियों ने ओटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। जैसे ही ओटोमन एम्पायर हारा पहले विश्व युद्ध के बाद, तो मिडल ईस्ट का एरिया जो उसे ब्रिटिश ने और फ्रांस ने आधा आधा बांट लिया और पूरे फ़लस्तीन को ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में ले लिया। ये तकरीबन 1918 से 1948 तक चला। इसी समय दोस्तों, जर्मनी में हिटलर ने कई सारे यहूदियों को मरवा दिया था, जिस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। 1940 के दशक में फ़लस्तीन नेशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है और फ़लस्तीन लोग भी अपने देश की मांग करने लग जाते हैं। इसके बाद 1948 में ब्रिटिश सरकार जाने को तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, तुम यहूदी लोग अपना अलग देश बना लो और तुम फ़लस्तीनी लोग अपना अलग देश बना लो, हम तो यहाँ से जा रहे हैं। ब्रिटिश सरकार के जाने के बाद यूनाइटेड नेशन इसकी जिम्मेदारी संभालता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान 1947 में शुरू किया जाता है, जिसमें कि यहूदियों को 55% हिस्सा दिया जाता है और 45% हिस्सा अरब फ़लस्तीनियों को दिया जाता है। जेरूसलम एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक जगह थी, इसलिए यूनाइटेड नेशन डिसाइड करता है कि जेरूसलम इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा। यहूदी लोग इस प्लान से खुश हो जाते हैं और 1948 में अपने देश का नाम इजराइल रखते हैं। यहीं से इजराइल की शुरुआत होती है। लेकिन दोस्तों, जो बाकी की अरब कंट्री थी वो इस प्लान से खुश नहीं थी, इसलिए ये लोग इजराइल और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक जंग छेड़ देते हैं, जिसको फर्स्ट अरब इजराइल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इजराइल इस जंग में जीत जाता है और सारे देशों को हरा देता है। दोस्तों, 1949 में जब जंग खत्म होती है, तब यूनाइटेड नेशन प्लान के हिसाब से जो जगह फ़लस्तीनियों को मिलनी थी उसमें से कई जगहों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया और जो गाजा स्ट्रिप का एरिया था वो इजिप्ट के पास चला गया और जो वेस्ट बैंक का एरिया था वो जॉर्डन के पास चला गया था। इसका मतलब अब फ़लस्तीनियों के पास कोई जगह नहीं बची थी रहने के लिए। 7 लाख से ज़्यादा लोगों को अरब देशों में शरणार्थी बनकर रहना पड़ा। 1967 से सेकंड अरब इजराइल वॉर होती है, जिसमें दोबारा इजराइल जीत जाता है। ये पूरे 6 दिनों तक जंग चलती है। इस बार इजराइल इजिप्ट के पेनिनसुला को भी अपने कब्जे में ले लेता है। इससे पहले 1964 में फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी FPLO की शुरुआत हुई थी, जिसमें हथियार उठाकर अपना देश मांगने की कोशिश की गई।
इसी वजह से यूएस और इजराइल ने इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित कर दिया। 1973 में थर्ड अरब इजरायली वॉर होती है। उसके बाद 1974 में पीएलओ को मान्यता दे दी जाती है कि अरब लीग और यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। इसके बाद 1979 में इजराइल और इजिप्ट के बीच अच्छे रिश्ते बन जाते हैं, जिसके कारण इजिप्ट पहला अरब देश बन जाता है और इजराइल इजिप्ट का पेनिनसुला वापस कर देता है। 1992 में इजराइल को एक अच्छे प्रधानमंत्री मिलते हैं जिनका नाम होता है यित्ज़हाक रबीन। ये कहते हैं कि पीएलओ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि वो बस अपना देश चाहते हैं और हमें उनका देश देना चाहिए। इसके बाद इजराइल और पीएलओ एक दूसरे को मान्यता देते हैं और 1993 में ओस्लो अकॉर्ड के दौरान दोनों पहली बार एक साथ दिखाई देते हैं और बात करते हैं कि किस तरह हम अपने देश का बंटवारा कर सकते हैं और कैसे हम फ़लस्तीन देश बना सकते हैं। इसके बाद 1994 में पहली बार फ़लस्तीन सरकार की स्थापना होती है। इसका नाम होता है पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी। लेकिन इस समय तक वेस्ट बैंक में इजरायली लोगों ने अपनी जगह बना ली थी, जिसे इजराइल सरकार ने सपोर्ट किया है। इसलिए फ़लस्तीनियों को बहुत कम जगहों में और टुकड़ों में बंटकर रहना पड़ रहा था। इसलिए वेस्ट बैंक को 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे ए, बी और सी। ए में फ़लस्तीन सरकार का कंट्रोल हुआ और बी में दोनों सरकारों का कंट्रोल हुआ और सी में इजराइल सरकार का कंट्रोल हुआ। इसी वजह से 1994 में फ़लस्तीन राष्ट्रपति यासेर अरफात और इजराइल के प्रधानमंत्री यित्ज़हाक रबीन को नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन 1995 में एक कट्टरवादी यहूदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, क्योंकि इनका कहना था कि आखिर इजराइल फ़लस्तीन के साथ कैसे मिल सकता है, और इन्हीं कट्टरवादी लोगों की वजह से हालात बिगड़ते चले गए। दोस्तों, इस हादसे में तकरीबन 5-6 साल पहले 1987 में फ़लस्तीन में कुछ इस्लामी कट्टर लोग एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम था हमास। इस ग्रुप का कहना था कि पीएलओ वाले लोग कुछ ज़्यादा ही सेकुलर बन रहे हैं, लेकिन हमास ग्रुप इजराइल को ख़त्म करना चाहता था। इसलिए हमास ग्रुप 1996 में फ़लस्तीनी इलेक्शन को बायकॉट कर देता है, बल्कि सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट भी करवाता है इजराइल में। इसी कारण इजरायली और फ़लस्तीनियों के बीच नफरत बढ़ने लग जाती है। इसके बाद दोस्तों 2002 में दोनों के बीच लड़ाई भी होती है, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग दोनों तरफ के मारे जाते हैं। इससे इजराइल ने अपने सेटलमेंट में दीवारें खड़ी कर दी और अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया था, जिससे अरब फ़लस्तीनियों को और भी ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। 2006 में हमास ग्रुप इलेक्शन लड़ता है फ़लस्तीन में और जीत जाता है। जो पीएलओ वाली पार्टी थी, जिसे फतह कहा जाता था, उससे हमास पार्टी जीत जाती है, वो भी थोड़ी सी सीटों से। 132 सीटों में से 74 सीट जीतता है। लेकिन इसके बाद 2007 में इन दोनों पार्टियों में सिविल वॉर हो जाती है फ़लस्तीन में। 2007 में इस जंग को बैटल ऑफ गाजा कहा जाता है और फ़लस्तीन देश 2 हिस्सों में बंट जाता है। जो गाजा स्ट्रिप था, वहाँ पर अरब हमास का कंट्रोल हो जाता है, और जो वेस्ट बैंक था, वहाँ पर फतह और पीएलओ का कंट्रोल हो जाता है। तो यही कारण है दोस्तों आज भी इस टकराव का, कि कुछ कट्टरवादी लोगों का कहना है कि हमें पूरा हिस्सा चाहिए गाजा का या जेरूसलम का, और इसी वजह से ये जंग देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था इजराइल और फ़लस्तीन के बीच का टकराव का पूरा इतिहास। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगी।